नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर आधारित है दोस्तों सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पर। क्या ये स्थापत्य कला पर लेक्चर आधारित है? किसके काल के? सल्तनत कालीन के, मध्यकालीन भारत के सल्तनत कालीन पे आधारित है दोस्तों। तो सल्तनत कालीन में 5 वंश हुए। कौन 5 वंश हुए जो सल्तनत काल के अंतर्गत आते हैं? वो 5 वंशों का नाम आप जान लीजिए। तो सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद दोस्तों तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और लास्ट में पांचवा जो होता है दोस्तों लोधी वंश। ठीक है। तो सल्तनत काल में 5 वंश शासन करते हैं। तो इन्हीं पांचों का वंशों में दोस्तों जो इमारतें, ठीक है, इमारतें, तालाब और अभिलेख जो भी है दोस्तों, जिनका जो निर्माण हुआ, मस्जिद का निर्माण या किला का निर्माण, ठीक है, इन सभी से संबंधित जो निर्माण हुए हैं उसी को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला कहते हैं। तो हम इसके पहले बात कर लेते हैं प्राचीन इतिहास में। क्या दोस्तों? प्राचीन इतिहास में जो स्थापत्य कला मौजूद थी वो 3 प्रकार की शैलियों पर आधारित थी। कौन कौन से? एक था बेसर स्थापत्य कला शैली, दूसरा था नागर स्थापत्य कला शैली, और तीसरा था दोस्तों द्रविड़ स्थापत्य कला शैली। इन्हीं तीनों शैलियों में भवनों का निर्माण होता था। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। क्या? सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। और हाँ, अगर आप क्या बोलते हैं प्राचीन इतिहास के स्थापत्य कला के बारे में नहीं जानते हैं या वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, या अधिक विस्तृत जानकारी चाहते हैं, हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसी जानकारी चाहते हैं, तो हमारे एशियंट या प्राचीन इतिहास के प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों स्थापत्य कला का लेक्चर देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। तो फर्ग्यूसन एक कौन था दोस्तों? एक लेखक है कि उसका क्या नाम है? फर्ग्यूसन। क्या? फर्ग्यूसन। ये आधुनिक भारत में दोस्तों देखकर इसके बाद फर्ग्यूसन कहता है। फर्ग्यूसन ने सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को इंडो सरासैनिक, क्या इंडो सरासैनिक और पठान का है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है इस प्रकार से जो आएगा, चाहे यूपी PCS या IAS TGT PGT नेट JRF कोई अगर हिस्ट्री से है दोस्तों, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि फर्ग्यूसन के अनुसार सल्तनत कालीन स्थापत्य कला था। तो ऑप्शन क्या आएगा उसमें? ऑप्शन आएगा इंडो सरासैनिक एवं पठान, या इंडो सरासैनिक भी आ सकता है अकेले, या अकेले पठान भी आ सकता है। तो इसे पठान स्थापत्य कला भी कहते हैं। जबकि ये बात पूर्णतः सही नहीं लगता है दोस्तों। क्यों? जो उचित नहीं लगता है। तो इसमें इंडो सरासैनिक का अर्थ होता है दोस्तों ईरानी पद्धति। क्या? ईरानी पद्धति। और पठान का अर्थ यहाँ पे है क्या? तुर्क दोस्तों। तो ये तुर्कों की ये पूर्ण रूप से कहते हैं क्या है? फर्ग्यूसन क्या कहते हैं? फर्ग्यूसन महोदय या इतिहासकार दोस्तों ये कहते हैं कि ये जो स्थापत्य कला है अर्थात सल्तनत कालीन स्थापत्य कला है, ये पूर्ण रूप से ईरान का ही प्रभाव है। यहाँ इंडिया का प्रभाव नहीं देखने को मिलता, जबकि ये बात उचित नहीं है। कैसे? आगे पता करते हैं। वस्तुतः दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला भारतीय तथा इस्लामी दोनों के समन्वय से विकसित हुई है। तो वही पहले बताए दोस्तों कि जो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला है उसमें भारतीय कला का भी और इस्लामी कला का, दोनों कलाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मुस्लिमी पद्धति में अर्कुएट, ये दोस्तों वो शब्द इंपॉर्टेंट है, अर्कुएट। ठीक है कि ये एक पद्धति है। क्या? अर्कुएट जो है एक पद्धति है। जैसे द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली एक पद्धति है दोस्तों, उसी प्रकार से मुसलमानों में एक अर्थात तो पठानों में अर्कुएट या इस्लामों में अर्कुएट शैली पर आधारित थी। जबकि भारतीय पद्धति जो थी वो त्राबियत शैली पर, क्या? भारतीय जो पद्धति त्राबियत शैली पर आधारित थी। ठीक है। अर्कुएट शैली में सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो जो मेहराब दोस्तों आर्च कैसे होता है? जो ऐसे देखो, इसी को आर्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्च कहा जाता है। ये दरवाजे के ऊपर बना रहता है या और बीचों जगह पे ऐसे ऐसे आर्च बने रहते हैं। तो इसी आर्च को क्या कहा गया दोस्तों? इसी आर्च को मेहराब कहा जाता है। ठीक है। और गुम्मद, ये गुम्मद के आकार का भी है। गुम्मद का प्रयोग एवं अलंकरण पर जोर दिया जाता है। ठीक है। किस शैली में? तो मुसलमानी जो अर्कुएट पद्धति है उसमें मेहराब और गुम्मद का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ में अलंकरण भी अर्थात चित्रकारी भी की जाती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में दोस्तों, ये पूछेगा तो
जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों वो ये पूछा जाएगा, सल्तनत कालीन में जो शैलियाँ पद्धति उपयोग की गई वो कौन सी थी। तो अर्कुएट भी ऑप्शन दे सकता है, अर्कुएट एवं एवं त्राबियत, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में जो भारतीय पद्धति मौजूद थी उसका नाम क्या है। तो त्राबियत। तो त्राबियत शैली दोस्तों त्राबियत शैली पर आधारित थी, ठीक है। और अर्कुएट शैली में मेहराब और गुम्मत का प्रयोग पर जोर दिया जाता था। इसके साथ साथ में दोस्तों देख लेते हैं और क्या था। तथा अर्कुएट पद्धति जो मुस्लिम पद्धति था उसमें मानव आकृति एवं पशुओं की आकृति का उकीर्ण से परहेज किया जाता था। अर्थात ये जो मानव आकृति और पशु आकृति का जो दोस्तों विशेषता है ये भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा करना गैर इस्लामिक माना जाता है, क्योंकि पशु पक्षियों और मानव आकृति को उसमें अर्थात इस्लाम में बनाने के लिए इजाज़त नहीं है। किसका? मानव आकृति और पशु की आकृति का बनाने की इजाज़त नहीं है किसमें? इस्लाम धर्म में। इसके बदले सुलेख, घंटे का चित्र, स्वास्तिक, कमल आदि के चित्रे उकेरे जाते हैं। तो जो अर्कुएट शैली है दोस्तों, अगर उसमें पूछे अर्कुएट चित्रकला में किस प्रकार के चित्र उकेरे जाते हैं तो सुलेख, घंटे का चित्र, स्वास्तिक और कमल का चित्र उकेरा जाता था। इस समय के भवनों में साज सज्जा की कला में सुलेखन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। क्या? सुलेखन दोस्तों, सुलेखन का महत्वपूर्ण स्थान था। तो क्वेश्चन पूछेगा सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में किसका महत्वपूर्ण स्थान था? तो सुलेखन। क्या? सुलेखन का महत्वपूर्ण स्थान था। सुलेखन का होता है दोस्तों चित्रकारी जो बनाई जाती है, जो ऐसे उकेरा जाता है, ठीक है, चित्र उकेरा जाता है, उसी को सुलेखन कहते हैं। मुगल की आयतें भवनों पर सीधी तथा सौम्य भाषा में लिखी होती थी, जिसे कुफी कहा जाता था। क्या? कुफी कहा जाता था दोस्तों। ये शब्द आप क्या? मुगल की आयतें भवनों पर सीधी और सौम्य भाषा में लिखी होती थी, जिसे कुफी कहा जाता था। अर्थात जो लिखाई होता था दोस्तों अर्कुएट शैली में, उसे क्या कहा जाता था? कुफी कहा जाता था। दिमाग में छाप लीजिए। और त्राबियत शैली में स्तंभ एवं बल्ली, शाहतीर का प्रयोग होता था। यही पहचान है। अगर त्राबियत शैली है तो उसमें स्तंभ का प्रयोग, ऐसे खड़े हुए स्तंभ का प्रयोग होता है, जैसे कुतुब मीनार में दोस्तों स्तंभ का प्रयोग, हजार सितूर में स्तंभ का प्रयोग, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है? ये त्राबियत शैली के उदाहरण है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें भी क्या जो त्राबियत शैली था दोस्तों, त्राबियत शैली जो था इसमें भी अलंकरण का प्रयोग भरपूर मात्रा में देखने को मिलता था। प्रारंभ में तुर्कों ने क्या, जो तुर्क अर्कुएट शैली स्थापित करते हैं वो स्थापित करते हैं हिंदू मठों एवं मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में तब्दील करते हैं दोस्तों, ठीक है। किंतु आगे चलकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र शैली विकसित की, जिसका नाम क्या है? अर्कुएट है। इस्लामी स्थापत्य और एवं हिंदू स्थापत्य में दो बातें समान थी। यही वजह है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाया है दोस्तों, ठीक है। तो वो दो बातें कौन कौन सी हैं अभी हम देखते हैं। यही वजह है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना संभव हुआ। दो बातें कौन कौन सी हैं देख लीजिए दोस्तों। मस्जिद में भी खुले आंगन होते हैं और मंदिर में भी खुले आंगन होते हैं। दोनों में अलंकरण एवं सजावट पर बहुत बल दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, ठीक है। इस्लामी स्थापत्य क्या दोस्तों? इस्लामी स्थापत्य में दीवारों पर अरबी लिपि उकेरी जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे अरबस्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अरबस्क कहा जाता था दोस्तों। इसे दिमाग में छाप लीजिए कि क्वेश्चन पूछा रहेगा कि इस्लामी स्थापत्य दीवारों पर अरबी लिपि में जो उकेरा जाता था उसे क्या कहा जाता था? अरबस्क कहा जाता था, ठीक है। इसी प्रकार से कुफी। अब बात कर लेते हैं एक एक राजवंश में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक के कालीन के स्थापत्य कला। तो इसके अंतर्गत दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है, या मस्जिद दिल्ली में किला ए राय पिथौरा के ही पास स्थित है। किसने बसाया था दोस्तों? ये कुव्वत उल इस्लाम किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और क्या बनवाया था इसके साथ साथ में? अब दोस्तों दूसरा इसका कुतुब मीनार है। क्या
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश से उसकी मृत्यु हो गई, जिसे पूरा नहीं करवा पाया। तो इसके बारे में देखते हैं। दिल्ली के महरौली में स्थित, क्या ये महरौली में, क्या जो कुतुब मीनार है महरौली में है दिल्ली के। तो ये इसका निर्माण 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन के समय प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी के सम्मान में निर्मित करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुतुब मीनार किसके याद में बनवाया गया? तो बख्तियार काकी के, तो बख्तियार काकी के सम्मान में याद में बनवाया गया था। यह मीनार जो है कुतुब मीनार 7 मंजिला है दोस्तों। कितना? 7 मंजिला। इसे दिमाग में छाप लीजिए, ये 7 मंजिली इमारत है। कौन? कुतुब मीनार, जिसकी सकल ऊंचाई 71.4 मीटर है। क्या? 71.4 मीटर है। इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये 7 मंजिला इमारत है कुतुब मीनार और इसकी ऊंचाई 71.4 मीटर है। इस मीनार की पहली मंजिला जो है वो कुतुबुद्दीन ने के समय में बना था। और जो था दोस्तों, और जो यानी कि 6 शेष मंजिल है, शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश के काल में हुआ, फिरोज शाह तुगलक के काल में। तो दोस्तों शेष जो मंजिल है वो इल्तुतमिश के काल में बना है। और बात कर लेते हैं फिरोज तुगलक, जो कुतुब मीनार से संबंधित ये भी है कि फिरोज शाह तुगलक के काल में बिजली गिरी। क्या? बिजली गिरने से चौथी मंजिल पे काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है, चौथा मंजिल काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण दोस्तों फिरोज तुगलक ने तुड़वा कर उसके स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाता है। कौन? फिरोज तुगलक। इस प्रकार जो कुतुब मीनार दोस्तों है वो 7 मंजिला हो जाता है। तो 7 मंजिले अर्थात कुतुब मीनार से 3 राजाओं का दोस्तों संबंध है। कौन कौन? तो स्टार्ट कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा कौन करता है? इल्तुतमिश। उसका दोबारा मरम्मत कौन करवाता है? तो फिरोज तुगलक। इस प्रकार से यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां से? कुतुब मीनार से। इसे याद रखिए। अब इल्तुतमिश कालीन स्थापत्य कला। क्या? इल्तुतमिश कालीन स्थापत्य कला। तो सुल्तानगढ़ी, क्या? सुल्तानगढ़ी या नासिरुद्दीन का मकबरा, इसी को सुल्तानगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो इल्तुतमिश का काल रहा दोस्तों, उसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया किस पे? स्थापत्य कला पे। क्या? बहुत ज़्यादा स्थापत्य कला पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर बात करें तो शुद्ध जो है तुर्की या पठान जो है शैली, ये निर्मित करवाता है। कौन? इल्तुतमिश। उसे देखते हैं। तो सुल्तानगढ़ी या इसी का नाम क्या था दोस्तों? इसी का नाम था नसीरुद्दीन महमूद मकबरा था। भारत में तुर्क सुल्तान द्वारा निर्मित। क्या? तुर्क सुल्तान दोस्तों, ये प्रथम, ये तुर्क है। क्या? कौन? इल्तुतमिश एक तुर्क है, तो उसके द्वारा निर्मित ये प्रथम मकबरा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम तुर्क सुल्तान का स्थापत्य कला कौन सा है? तो सुल्तानगढ़ी या नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा, ठीक है। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं। थोड़ा सा कह रहा है इल्तुतमिश का मकबरा। क्या? इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में 1235 में इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। अर्थात ये पहला ऐसा सुल्तान है दोस्तों जो अपने मकबरे का निर्माण अपने मरने से पहले ही करवा लिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह कौन सा सुल्तान है जो दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने मरने से पहले ही मकबरा बनवा लिया? तो इल्तुतमिश ने दोस्तों, ठीक है। इल्तुतमिश ने अन्य निर्माण कार्य बदायूं में जैसे निर्मित हौज ए सम्मी, ये बदायूं में है हौज ए सम्मी। इसके साथ में अगर हम बात करें दोस्तों, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश शासक बनने से पहले ये बदायूं का क्या था? बदायूं का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश दोस्तों। किसने नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नियुक्त किया था ये बदायूं का गवर्नर। किसे? इल्तुतमिश को। तो वहाँ पे इसने बदायूं में ही, क्योंकि वहाँ पे शासन किया था, तो इसलिए ये हौज ए सम्मी वहाँ पे बनवाता है। और सम्मी ईदगाह और 1223 ईस्वी में निर्मित जामा मस्जिद भी यही करवाता है इल्तुतमिश। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जोधपुर के नागौर राज्य में अतारांकिक नामक, दोस्तों इसे याद रखिए, अतारांकिक इसका नाम है, नामक विशाल दरवाजे का निर्माण करवाया। किसने? तो इल्तुतमिश ने, जोधपुर के नागौर राज्य में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बलबन कालीन स्थापत्य कला। क्या? बलबन कालीन स्थापत्य कला। बलबन का मकबरा। क्या? बलबन का मकबरा जो है ये बलबन ने बनवाया था। यह मकबरा प्रथम स्थापत्य है
जिसमें वैज्ञानिक ढंग से मेहराब का प्रयोग किया गया है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैज्ञानिक ढंग से किस मकबरा में मेहराब का प्रयोग किया गया है, या वैज्ञानिक ढंग से मेहराब का निर्माण किस मकबरे में किया गया है। तो बलबन का मकबरा है दोस्तों, बलबन का मकबरा में कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। तो बलबन का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो बना है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल की स्थापत्य कला एक एक कर चर्चा कर लेते हैं। इसके काल में खिलजी स्थापत्य को क्या दोस्तों, एक मिनट साफ कर लेते हैं, सलेजुक तुर्क से प्रभावित माना जाता है। अर्थात जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो स्थापत्य कला का हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, वो एक तुर्क था। कौन सा, सलेजुक नामक एक तुर्क था, अर्थात वास्तुकार या निर्माणकारता था दोस्तों। इसी का प्रभाव देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य कला में। इसी स्थापत्य में पहली बार निरंतर रूप से वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुम्बद का प्रयोग होने लगा। किसमें, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में दोस्तों। इसके पहले प्रथम बार जो वैज्ञानिक ढंग से मेहराब का प्रयोग हुआ है किसके, तो बलबन के मकबरे में। अब इसके काल में देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी काल में क्या क्या निर्माण हुआ था। तो कौशिक ए सिरी, ये किसने बनवाया था, ये दिल्ली में स्थित है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा ये भी दिल्ली में स्थित है। कौशिक ए सिरी अलाई दरवाज़ा ये भी दिल्ली में है। कुतुब मीनार के पास कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का यह दक्षिण दरवाज़ा है, ठीक है। कुव्वल उल इस्लाम जो है दोस्तों, इसे किसने बनवाया था, कुव्वल उल इस्लाम किसने बनवाया था, तो इसे याद रखिए, कुव्वल उल इस्लाम जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसी मस्जिद में दोस्तों इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी। यह कच्छनुमा आकृति था जिसमें तीन प्रवेश द्वारों की मेहराब का आकार घोड़े की नाल की तरह है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो है क्वेश्चन ये है कि किस मेहराब में घोड़े के नाल का आकार का प्रयोग किया गया है। तो किस में दोस्तों, अलाई दरवाज़ा में। दरवाजे के ही ऊपर ये मेहराब बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर, इधर नीचे दरवाज़ा तो ऊपर मेहराब है, तो ऐसा बनाया गया है किसमें, अलाई दरवाज़ा में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये घोड़े के आकार, घोड़े के नाल के आकार का है। क्या, घोड़े के नाल का आकार है, जिसके भीतरी भाग छोटे छोटे नुकीले कगूरे से सजा है। इसका गुम्मद शेरशाह के काल तक सभी गुम्मदों में सबसे श्रेष्ठ है, और इसका निर्माण 1311 ईस्वी में, अलाई दरवाज़ा का निर्माण 1311 ईस्वी में किया गया था। इसका निर्माण लाल बलुए पत्थर एवं संगमरमर से हुआ है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण हुआ है वो किस पत्थरों का उपयोग किया गया है, तो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का, ठीक है। इसे दिमाग में छाप लीजिएगा। जमायत खाना मस्जिद, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। अलाउद्दीन द्वारा इस मंदिर का निर्माण निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर किया गया है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जमायत खाना मस्जिद कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो अजमेर में, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। अगर आपको बस इतना पता हो कि जमायत खाना मस्जिद जो है वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर है, तो ये आसानी से पता कर लेंगे कि कहाँ पे स्थित है, तो अजमेर में दोस्तों। यह प्रथम स्थापत्य है जिसके निर्माण में पूरी तरह इस्लामी शैली का प्रयोग किया गया है। तो जमायत खाना जो मस्जिद है, क्या, जमायत खाना जो मस्जिद है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रथम बार पूरी तरीके से इस्लामी शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें तराबियत शैली, अर्थात जो भारतीय तराबियत शैली है उसका उपयोग नहीं देखने को मिलता है। इसमें स्तंभ का प्रयोग नहीं हुआ है, मेहराब का प्रयोग देखने को मिलता है। हजार सितूर 1303 ईस्वी में निर्मित श्री किले में इस भवन का निर्माण हुआ है। कौन, हजार सितूर का। और हौज अलाई या हौज खास, ये एक तालाब है दोस्तों, ये कहाँ पे, श्रीनगर में इसका निर्माण किया गया है। और कौन सा है, उखा मस्जिद, तो मुबारक खिलजी द्वारा भरतपुर में निर्मित निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, ठीक है। ये उखा जो मस्जिद है किसने बनवाया है,
और कहाँ पे है, ये भरतपुर में है, मुबारक खिलजी। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को किसने बनवाया, तो खिज्र खां ने बनवाया दोस्तों। इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य कला है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सल्तनत काल के स्थापत्य कला में दोस्तों, वो कहाँ से पूछे जाते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थापत्य कला से, अर्थात कुतुब मीनार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जमायत खाना मस्जिद से, और बलबन का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा, यहीं से सबसे ज़्यादा। इसके साथ साथ में आगे थोड़ा सा फिरोज तुगलक के काल का स्थापत्य कला भी क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा बहुत पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, रिवीजन करना है, तो इन्हीं लोगों को देखकर जरूर जाइएगा। आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक कालीन स्थापत्य कला दोस्तों। क्या, मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक काल का मोहम्मद बिन तुगलक स्थापत्य कालीन है। तो इसमें आदिलाबाद का किला जो है तुगलकाबाद के समीप में है। आदिलाबाद का जो किला है ये तुगलकाबाद के समीप है। ये किसने ने बनवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। जहां पनाह जो है दोस्तों, इसे नए नगर की स्थापना सिरी और राय पिथौरा के मध्य प्रारंभ हुआ। कौन, जहां पनाह जो नगर है ये सिरी और राय पिथौरा के मध्य में बनाया गया है। ये किसने बनवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और सतपुला जहां पनाह नगर जो है के में इस 7 मेहराबों वाली पुल की योजना बनाई, परंतु यह 2 मंजिला ही बन सका। तो किसने, ये सतपुला किसने बनवाया दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके साथ साथ में और क्या, विजय मंडल जहां पनाह, क्या विजय मंडल जहां पनाह नगर में। इसके अलावा मोहम्मद ने निजामुद्दीन औलिया के मकबरे को संगमरमर से सजाया तथा नए सिरे से गुम्मद का निर्माण करवाया दोस्तों। तो निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है दोस्तों, उसे नए रूप से मकबरे से कौन बनवाता है, तो कौन, मोहम्मद बिन तुगलक बनवाता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों 12 खंभा, क्या 12 खंभा भवन सामंतों के निवास के लिए निर्मित करवाया कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। 12 खंभा भवन किसने बनवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब फिरोज तुगलक के बारे में देख लेते हैं। क्या दोस्तों, फिरोज तुगलक के फिरोज शाह कालीन स्थापत्य कला। तो फिरोज कोटला जो है दोस्तों, ये किसने बनवाया, तो फिरोज तुगलक ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया, फिरोज शाह ने फिरोजाबाद नामक 5वीं दिल्ली बसाई थी। अर्थात जो दिल्ली है वो 7 प्राचीन नगरों से बना हुआ है, या दिल्ली का जो निर्माण हुआ दिल्ली राज्य का, वो 7 प्राचीन नगरों बसा के कराया गया, ठीक है। उसमें दोस्तों जो फिरोजाबाद है वो 5वां नगर है, क्या 5वां नगर है, ठीक है। दुर्ग के अंदर जन सामान्य के लिए 8 मस्जिदें एवं व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 1 मस्जिद निर्मित है। दुर्ग के अंदर निर्मित जामा मस्जिद के सामने टोपरा से लाया गया अशोक स्तंभ को लगाया गया, जबकि मेरठ से लाए गए अशोक स्तंभ को कुस्क ए शिकार। तो आप इसे याद रखिए, कभी मान लीजिए जब दिल्ली उल्ली कभी घूमने जाएं तो आपको याद रहेगा, कुस्क ए शिकार पे जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको अशोक स्तंभ जो मेरठ से लाया गया देखने को मिलेगा। और इसके साथ में दोस्तों जो टोपरा का स्तंभ है वो जामा मस्जिद में देखने को मिलेगा। कौन लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। और कुस्क ए शिकार वर्तमान में दिल्ली बीबी राज अर्थात दिल्ली विश्वविद्यालय के रिंज में बड़ा हिंदू राव अस्पताल के सामने है, ठीक है। तो इसे दिमाग में छाप लीजिएगा दोस्तों, फिरोज शाह का मकबरा। तो यह एक वर्गाकार मकबरा है। इसका द्वार दक्षिण की ओर स्थित है। मकबरे की दीवारें मजबूत है, जिसे फूल पत्तियों से सजाया गया है। मकबरे में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इस मकबरे का गुम्मद अष्टकोणीय ड्रम पर निर्मित है। तो दोस्तों अगर बात करें अष्टकोणीय मेहराब का प्रयोग कहाँ सर्वप्रथम देखने को मिलता है, किसके काल में, तो फिरोज तुगलक के काल में। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खान ए जहां तेलगनी का मकबरा, ठीक है। खान ए जहां तेलगनी का मकबरा फिरोज तुगलक ही बनवाता है। यह मकबरा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के दक्षिण में स्थित है। इसकी योजना अष्टभुजीय है। यह मकबरा यरूशलेम उमर की मस्जिद से साम्यता रखता है, ठीक है। तो खान ए जहां जो है यरूशलेम मस्जिद से साम्यता रखता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे दोस्तों
खिरकी मस्जिद, क्या खिरकी मस्जिद, इसका निर्माण 1375 ईस्वी में जहां पनाह नगर में हुआ। यह वर्गाकार रूप में निर्मित है। तहखाने के ऊपर बनी यह मस्जिद दुर्ग के समान दिखती है। इल्तुतमिश के सुल्तानगढ़ी से साम्यता रखता है। ठीक है, तो खिरकी जो मस्जिद है जो इल्तुतमिश ने बसाया था सुल्तानगढ़ी, उससे साम्यता यह रखता है। काली मस्जिद अगली है दोस्तों, यह दो मंजिली मस्जिद है। इसमें अर्धवृत्तीय मेहराबों का प्रयोग हुआ है। तो स्थापत्य कला से जो क्वेश्चन आते हैं, जो मेहराब जैसे अष्टकोणीय, चतुर्थकोणीय मेहराब किसके काल में प्रयोग हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप याद करके जाइएगा। कला मस्जिद इसका निर्माण, क्या कला जो मस्जिद है दोस्तों, इसका निर्माण 1375 ईस्वी में शाहजहानाबाद में हुआ। इसके छत पर गुम्मद तथा चारों कोणों पर विशाल बुर्ज की योजना मस्जिद को सुदृढ़ और सुंदर बनाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा किरूबुद्दीन औलिया का मकबरा। इसका निर्माण गयासुद्दीन द्वितीय के काल में प्रारंभ हुआ तथा नसरुद्दीन महमूद के काल में पूरा हुआ। इस मस्जिद को लाल गुम्मद भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों जीके के रूप में। क्या ये जीके के रूप में, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या यूपी SSS की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप जरूर याद रखिएगा। लाल गुम्मद जो है ये दोस्तों कहाँ पे लाल गुम्मद किसे कहते हैं, तो कबीरुद्दीन औलिया का जो मकबरा है, करीबुद्दीन औलिया का जो मकबरा है उसी को लाल गुम्मद भी कहा जाता है। सैयद वंश, लास्ट सल्तनत काल में दोस्तों ये लास्ट वास्तुकला है। तो क्या है लास्ट, सैयद वास्तुकला। तो मुबारक शाह सैयद का मकबरा जो है ये दोस्तों सैयद वंश के अंतर्गत आता है। यह आकार में बड़ा तथा अष्टकोणीय है। इसकी छत पर विशाल गुम्मद तथा अष्टभुजाओं के प्रत्येक भाग में एक छोटे गुम्मद की योजना है दोस्तों। इस प्रकार से ये जो मुबारक शाह सैयद का मकबरा है बनाया गया है। और मुबारक शाह सैयद ये क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी हो सकता है एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए दे दे। तो ये ऊपर जो है ये क्या है, ये है मुबारक शाह सैयद, और जो इसके नीचे हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये मोहम्मद शाह सैयद है। कौन है, मोहम्मद शाह सैयद हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एग्जाम में यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर आप कर लीजिए। इसका निर्माण अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा कराया गया। इसका आकार भी अष्टभुजीय है। इसके केंद्रीय गुम्मद के चारों ओर छतरियों का योजना बनाया गया है दोस्तों। आगे लोधी वंश, क्या लोधी वंश इंपॉर्टेंट है। लोधी वंश, तो लोधी वंश में दोस्तों किस प्रकार के, लोधी वंश में अर्कुएट एवं त्राबीय शैली में अपेक्षाकृत अधिक साम्यता मिलती है, अर्थात दोनों का मिश्रण देखने को अच्छी रूप से देखने को मिलता है। इसमें राजस्थानी एवं गुजराती शैली के छज्जे, मंडप तथा गुफाओं के प्रतीकों का प्रयोग मिलता है। ये त्रांबीय शैली के अंतर्गत, और इमारतों को विशेषता ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया है। ये भी एक मंदिर का ही अंश है दोस्तों। लोधी के समय ही स्थापत्य को उद्यानों के माध्यम से बनाया जाने लगा, अर्थात 1200 बागान या उद्यान जो स्थापित होने लगे वे लोधी के काल से ही बनाए जाने लगे। लोधी स्थापत्य का आकार अष्टकोणीय होता था। यदा कदा दोहरे गुम्मद का भी प्रयोग देखने को मिलता है दोस्तों। और बात कर लेते हैं बहलोल लोधी, क्या बहलोल लोधी, तो बहलोल लोधी ने क्या बनवाया था, बहलोल लोधी का जो मकबरा है ये 1418 ईस्वी में सिकंदर लोधी के द्वारा बनवाया गया। ये 5 गुम्मदों वाली इस मकबरे के बीच के गुम्मद की ऊंचाई सर्वाधिक है, अर्थात जो बहलोल लोधी का मकबरा है उसमें जो गुम्मद है दोस्तों उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। या लाल पत्थर से निर्मित है। कभी कभी तो पत्थर का रंग भी पूछ लेता है या पत्थर भी पूछ लेता है, जैसे ये लाल पत्थर से बना है तो पूछेगा बहलोल लोधी का मकबरा किस पत्थर से निर्मित हुआ है, तो लाल पत्थर से। और बात कर लेते हैं सिकंदर लोधी का मकबरा। इब्राहिम लोधी द्वारा इसे 1517 ईस्वी में बनवाया गया। इसके चारों कोणों पर बुर्ज तथा मध्य में दोहरे गुम्मद की योजना है।
और मोठ की मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया। मोठ का मस्जिद जो है यह विशाल मस्जिद है जिसके अग्रभाग में 5 मुख्य मेहराब प्रवेश द्वार है। तो इसमें 5 मेहराब बता ही चुके हैं, ऐसे ऐसे बनता है दोस्तों। तो 5 बार ऐसे बना है, 1 2 3 4 और 1 5। तो ऐसे 5 ऐसे सामने से देखेंगे 5 मेहराब आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। इसकी मीनारें ऊपर की ओर पतली होती जाती हैं, जो मोठ का मस्जिद है। और 3 गुम्मद मोठ की मस्जिद के कुछ दूरी पर स्थित है। जो ये 3 गुम्मद है दोस्तों, ये मोठ मस्जिद के कुछ दूरी पर ही स्थित है। इसके मध्य गुम्मद जो है सबसे बड़ा है, जो मध्य गुम्मद है सबसे ऊंचा है। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।